Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the last topic of chapter 8, that is F block elements. Students, ये वाला टॉपिक D block elements से काफ़ी छोटा है, इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है. So please watch the video carefully. So let us start our topic, that is F block elements. स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ही हमें पता लग रहा है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो होंगे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, एफ में आएगा. जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जब एफ में आएगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे. और एक बात जो इंटरेस्टिंग है कि सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही ग्रुप में आते हैं और वो है ग्रुप नंबर 3. ठीक है. अब हम देखते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं. स्टूडेंट्स, हमें पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कह रहे हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्यों कह रहे हैं, इसको समझिए. स्टूडेंट्स, जब हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि भी वहाँ पर जो है 4 सीरीज़ चलती हैं, 3D, 4D, 5D एंड 6D. जब हम 5D सीरीज़ के अंदर चलते हैं और जब हम 6D सीरीज़ के अंदर चलते हैं तो 5D सीरीज़ में हमने देखा था कि फर्स्ट एलिमेंट 57 आया, उसके बाद 14 एलिमेंट्स का गैप आया और फिर 72 हैफनियम आया था. ठीक है. तो वो 14 एलिमेंट्स कौन थे, वो 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थे. ठीक है. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को की सीरीज़ को हमने क्या कहा था, ट्रांजिशन सीरीज़. और इसी ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर एक और ट्रांजिशन सीरीज़ मिली हमें, इसीलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. यही केस हमें कहाँ देखने को मिला, जब हम 6D सीरीज़ में गए. द 6D सीरीज़ के अंदर भी जो फर्स्ट एलिमेंट था वो 89 था, उसके बाद 14 एलिमेंट्स का गैप था और फिर 103 आया था. यानी कि ये एक ट्रांजिशन सीरीज़ थी और इस ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर 14 एलिमेंट्स और थे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के थे. इसीलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ ट्रांजिशन सीरीज़ विद इन अ ट्रांजिशन सीरीज़, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इसको आप और अच्छे से समझ सकते हो. सपोज़ करो हमारे पास एक बड़ा बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर एक और छोटा बॉक्स है, तो बताइए हम अंदर वाले बॉक्स को क्या बोलेंगे, इट इज़ अ बॉक्स विद इन अ बॉक्स. इन द सेम वे इट इज़ अ ट्रांजिशन सीरीज़ विद इन अ ट्रांजिशन सीरीज़. यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो ट्रांजिशन सीरीज़ है उसी के अंदर हमें एफ ब्लॉक भी मिलते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन सीरीज़ कहते हैं. ठीक है. तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक क्यों कहा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा, क्योंकि इट इज़ अ ट्रांजिशन सीरीज़ विद इन अ ट्रांजिशन सीरीज़. चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इसका इनर कोर है वो नोबल गैस का बना हुआ होता है और उसके बाद में इसमें 3 सबशेल्स आते हैं. ठीक है. एक वैलेंस शेल, एक उसके अंदर पेनल्टीमेट शेल और एक उसके अंदर एंटी पेनल्टीमेट शेल. जो वैलेंस शेल है वो NS का है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फील्ड होते हैं. जो पेनल्टीमेट शेल है वो N-1D है, उसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम केसेस में 0 होते हैं, कभी कभी 1 होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे. और हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है, एंटी पेनल्टीमेट में आता है, यानी N-2F में आता है. और F में कितने, F सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7. यानी इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14. तो इसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन आएगा इस F ब्लॉक के अंदर. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, N-2F 1 to 14, N-1D 0 to 1 एंड NS2. ठीक है भाई. अब हमने देखा था कि जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक होते हैं उसके अंदर एक ही वैलेंस शेल होता है, जिसके कि वैलेंस शेल के ही इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं. डी ब्लॉक में हमने देखा कि N-1D और NS दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं. अब जब हम एफ ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 जो शेल्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं. कौन कौन से, N-2F, N-1D एंड NS. ठीक है.
अब हम क्या कहते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कितने तरह के होते हैं। जैसे कि हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, तो हम ये कहते थे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो 4 सीरीज़ में डिवाइडेड थे, 3D, 4D, 5D एंड 6D। इन द सेम वे जो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो 2 सीरीज़ में डिवाइड हैं। एक कौन सी सीरीज़ होगी, 4F सीरीज़, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में आएगा, और एक जो सीरीज़ होगी वो 5F होगी, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 5F में आएगा। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने हॉरिजॉन्टली पढ़े थे लेफ़्ट टू राइट, इन द सेम वे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को भी हम हॉरिजॉन्टली पढ़ेंगे, ग्रुप वाइज नहीं पढ़ेंगे, इनको हम पीरियड वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं वो 2 तरह के हैं, एक लेंथेनॉइड्स और एक एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स में जो एलिमेंट हैं वो 58 से लेके 71 तक आएंगे, यानी सीरियम से लेके लुटीशियम तक आएंगे। और जो एक्टिनॉइड्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जो एक्टिनॉइड्स हैं इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 90 से 103 एटॉमिक नंबर के होंगे, यानी थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक होंगे। ठीक, तो 14 एलिमेंट्स लेंथेनॉइड्स में हो गए, 14 एलिमेंट्स किस में हो गए, एक्टिनॉइड्स में। तो टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हो गए, 28 हो गए। ठीक, जो लेंथेनॉइड्स होते हैं इनको हम फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज़ कहते हैं, और जो एक्टिनॉइड्स होते हैं इनको हम सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज़ कहते हैं। जैसे हमने डी ब्लॉक में पढ़ा था कि 4 ट्रांजिशन सीरीज़ होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन द सेम वे यहाँ 2 इनर ट्रांजिशन सीरीज़ होंगी, फर्स्ट एंड सेकंड। लेंथेनॉइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में जाएगा और एक्टिनॉइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5F में जाएगा, इसलिए इनको हम 4F एलिमेंट्स भी कहते हैं, इनको 5F एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनॉइड्स का क्या है और एक्टिनॉइड्स का क्या है। लेंथेनॉइड्स के अंदर हमने नोबल गैस क्या ले ली, ज़ीनॉन। उसके बाद में हमारी n-2 की वैल्यू क्या हो गई, 4F, तो 4F में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। n-1D क्या हो गया हमारा, 4 में हमने एक ऐड कर दिया तो क्या आ गया 5D, 5D में 0 to 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस शेल हमारा क्या होगा 6s, और ये कम्प्लीटली फिल्ड होगा। ठीक, अब जब हम एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं तो इसके जस्ट नीचे, लेंथेनॉइड्स के जस्ट नीचे कौन आते हैं, एक्टिनॉइड्स आते हैं। और एक्टिनॉइड्स के अंदर जो है नोबल गैस नोबल गैस हो जाएगी रेडॉन, जो ज़ीनॉन के जस्ट नेक्स्ट मेंबर है ज़ीनॉन का। और फिर 4F से आगे 5F, 5D के आगे 6D, और 6X के आगे क्या आ जाएगा, 7S आ जाएगा। तो ये हमारे हो गए एक्टिनॉइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये हो गया हमारा लेंथेनॉइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेंथेनॉइड्स को हम रेयर अर्थ भी कहते हैं। लेंथेनॉइड्स को एक और नाम से जाना जाता है, वो है रेयर अर्थ, और ऐसा कोई भी नाम एक्टिनॉइड्स के लिए नहीं है। लेंथेनॉइड्स जो होते हैं ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक +3 जो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसके अलावा ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। लेकिन जो एक्टिनॉइड्स होते हैं ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करते ही हैं, जो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसके अलावा ये +2 से लेकर के +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यानी अगर हम इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कंपेयर करें तो ये लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और ये मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसका रीज़न वही है जो हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा था। देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने पढ़ा था कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स मैनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बिकॉज द एनर्जी गैप बिटवीन n-1D एंड ns इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, अब आप बताइए यहाँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ रहा है, n-2f, n-1D और ns। अगर इनके बीच में गैप ज़्यादा हो गया, कौन सा गैप, एनर्जी गैप ज़्यादा हो गया, तो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे, जैसा किस में हो रहा है, लेंथेनॉइड्स में। और एक्टिनॉइड्स के अंदर इन तीनों के बीच में एनर्जी गैप क्या हो गया, कम हो गया, तो तीनों के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं तीनों ही शेल्स के जो तीनों ही सब शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं दे विल शो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इसी तरीके से एक्टिनॉइड्स जो होते हैं वो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। लेंथेनॉइड्स में केवल एक प्रोमीथियम ऐसा होता है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, ये वाला, अदरवाइज सभी जो हैं वो बाकी सब इनमें से कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं होता।
जबकि सभी के सभी 14 एक्टिनॉइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। और यहीं से हमें एक क्वेश्चन का जवाब मिलता है, और वो क्वेश्चन क्या है कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं इसकी केमिस्ट्री जो है वो इजी होती है, यानी कि इसकी केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस कम होती हैं, जबकि इसकी जो केमिस्ट्री को स्टडी करना जो क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है एक्टिनॉइड्स की। ऐसा क्यों है, इसके दो रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि ये रेडियो एक्टिव होते हैं, तो भाई रेडियो एक्टिव होते हैं तो लगातार रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी केमिस्ट्री को यानी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। जबकि यहाँ पर केवल एक को छोड़कर बाकी सब नॉन रेडियो एक्टिव हैं। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा क्या कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं ये केवल 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी कि लेस नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाएंगे, जबकि ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं तो मोर नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाएंगे। तो ज़्यादा कंपाउंड्स को स्टडी करना डिफ़िकल्ट होगा, कम कंपाउंड्स को स्टडी करना आसान होगा। तो लेंथेनॉइड्स की केमिस्ट्री ईजी होगी और जो एक्टिनॉइड्स हैं उनकी केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको कुछ बातें बताई, दैट इज़ जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कि भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये खुद कितने तरह के होते हैं, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में क्या डिफरेंसेस हैं और उनमें क्या सिमिलैरिटी है। ठीक, अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, और वो मेन टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले इस टेबल पे नज़र मारते हैं। इस टेबल पे जो फर्स्ट कॉलम है वो है एटॉमिक नंबर का, जो सेकंड कॉलम है वो एलिमेंट्स का है, थर्ड कॉलम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया हुआ है, फोर्थ कॉलम के अंदर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताई हुई है, और जो लास्ट कॉलम है उसमें उनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताई गई है। ठीक, तो हम सबसे पहले ही कॉलम पे आते हैं। तो लेंथेनॉइड्स में हम 57 से 71 कर रहे हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम तो कह रहे थे कि लेंथेनॉइड्स जो होते हैं वो 58 से लेकर 71 होते हैं, तो यहाँ हमने 57 क्यों लिखा। 57 किसका होता है, लेंथेनम का, और लेंथेनम को हमने किस में माना था, डी ब्लॉक में माना था, तो हम उसको यहाँ क्यों लिख रहे हैं। तो भाई इसके पीछे एक रीज़न है। क्या रीज़न है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, डी में आ रहा है, इट मीन्स ये डी ब्लॉक से रिलेटेड है। ठीक है, इसको हम डी ब्लॉक में मानेंगे क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह है, डी ब्लॉक की तरह है। लेकिन जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात आती है तो इट इज़ वेरी मच रिजेंबल्स विद लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स की जो मेंबर हैं उससे इसकी केमिकल रिएक्शंस बहुत रिजेंबल करती है, तो इसलिए हम इसको एफ ब्लॉक में, जब केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं तो इसको एफ ब्लॉक में रख लेते हैं, और जब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हिसाब से इसको जब हम पोजीशन देते हैं, जगह देते हैं, तो वो हम किस में दे देते हैं, डी ब्लॉक में दे देते हैं। ठीक, तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं 57 से लेकर 71 तक। कौन है ये एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट लेंथेनम, देन सीरियम, प्रोमीथियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, उसके बाद में आता है आपका समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोस्मियम, होलियम, इर्बियम, थूलियम, जिटरबियम एंड लुटीशियम। लेंथेनम, सीरियम और ये है प्रेसियोडाइमियम। ठीक है, ये है प्रेसियोडाइमियम और ये है प्रोमीथियम। ठीक, अब इतने सारे आपको अगर ये एलिमेंट्स याद हो जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन इसमें से जो मैंने आपको स्पेशली जो मैंने ग्रीन और रेड से जो मैंने लिखे हैं वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। कौन है ये रेड पेन वाले, तो वो हैं, कौन है देखो, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज़ लेंथेनम एंड द लास्ट एलिमेंट दैट इज़ लुटीशियम, लू। First element is lanthanum, last element is lutetium and the central element is gadolinium 64, यानी 57, 64 एंड देन 71, जिनको मैंने रेड से लिखा है। ठीक है, अभी हम बताऊंगी मैंने इनको रेड से क्यों लिखा। उसके बाद में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका तो नेक्स्ट मेंबर कौन हो गया, सीरियम, जिसको मैंने ग्रीन पेन से लिखा है। उसके बाद में जो 64 गैडोलिनियम था, इसके ऊपर वाला एलिमेंट भी और इसके नीचे वाला एलिमेंट भी। ऊपर वाला एलिमेंट कौन है, यूरोपियम, और नीचे वाला एलिमेंट कौन है, टर्बियम, ये याद रखना है। उसके बाद में जो लास्ट एलिमेंट था लुटीशियम, उसके जस्ट ऊपर वाला यानी कि यिटर्बियम। यानी टोटल कितने हो गए भाई,
2 तो ये हो गए, उसके बाद 3 ये हो गए 5 और 2 ये हो गए 7, यानी 14 में से 7, 15 में से 7 याद करने हैं। फर्स्ट 2 एलिमेंट्स, लास्ट 2 एलिमेंट्स एंड द सेंटर के कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे 3 एलिमेंट्स। तो मैं बता रही हूँ लैंथेनम, सीरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, यिटर्बियम एंड लुटीशियम। ये 5 तो हमें याद रखने ही हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या तो कुछ खास बात है या इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ खास बात है, तो वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए हमें ये याद रखने हैं। ठीक, अब हम आते हैं सबसे पहले लैंथेनम का। तो यहाँ तो हमने पहले ही कहा था कि लैंथेनम जो है वो आफ्बो रूल को फॉलो नहीं करता, हिसाब से इलेक्ट्रॉन 4f में आना चाहिए था, लेकिन जा किस में रहा है 5d में, और इसका लिए 4f में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 0 हो गए। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ज़ीनॉन लिख देंगे, उसके बाद 4f 5d 6s लिख देंगे। 6s में तो सब में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2 भी फिल कर देंगे। अब प्रॉब्लम हमारी कहाँ की रह जाएगी, 4f की और 5d की। ठीक। अच्छा, 4f में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, 5d पे डिपेंड करेंगे। तो 5d में हम कैसे करें, 5d के अंदर क्या है कि केवल 3 एलिमेंट हैं जिसकी d में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, अदरवाइज d में कितने इलेक्ट्रॉन है 0। ये 3 एलिमेंट हमारे कौन कौन से हैं, तो वो आप देख लीजिए। ये 3 एलिमेंट कौन से हैं, ये 3 एलिमेंट हैं लैंथेनम जो मैंने रेड से लिखा हुआ है, देन गैडोलिनियम अगेन मैंने रेड से लिखा है, देन ल्यूटेशियम जिसको मैंने किससे लिखा है, रेड से। ठीक, इन जो मैंने रेड से लिखे हैं लैंथेनम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेशियम, फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट एंड मिडल एलिमेंट, इनके डी में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 आएगा। ठीक, अब जैसे सपोज करो मुझे लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले मैंने ज़ीनॉन लिख दिया, फिर 4f लिख दिया, फिर 5d लिख दिया, फिर मैंने क्या लिख दिया 6s लिख दिया। मैं आपको लिख के बता देती हूँ। मैंने सबसे पहला काम ये करा, उसके बाद में मैंने 6 में कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 2, क्योंकि ये तो डाल जाने ही थे, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो हमें डालने ही थे, तो मैंने 6s में कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 2 डाल दिए। ठीक, अब हमने याद कर रखा है कि फर्स्ट, लास्ट और मिडल गैडोलिनियम में ये डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1, तो हमने यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 1 डाल दिए। ठीक, अब जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ जाएंगे, 4f में आ जाएंगे। कैसे कि ज़ीनॉन का कितना होता है 54, और ये 2 कितने हो गए 54 और 2 56, और 1 कितने हो गए 57 हो गए, यानी f के लिए तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो इसका मतलब f में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। ठीक, अब सपोज करो मुझे सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, सीरियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। सबसे पहले मैंने वही काम किया जो वहाँ किया, सबसे पहले हमने ज़ीनॉन 4f 5d 6s लिख दिया, फिर 6s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब हमने कहा ये फर्स्ट एलिमेंट, मिडल या लास्ट तो है नहीं, इसका मतलब इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 0 आ गए। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस में चले जाएंगे, 4f में चले जाएंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 58, तो 54 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, यानी कि कितने हो गए 56। अब हमें कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। ठीक, इस तरीके से हम इन सभी के क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। आगे बात समझ में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक सबको समझ में आ गए होंगे। किसी भी एटॉमिक नंबर का इसमें से आपको दे दें तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या होती है, +3 होती है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +2। इनकी कितनी है, +3। ये सब 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। ठीक, तो +3 तो हमने सभी के आगे लिख दिया। अब देखिए जो मैंने ग्रीन से लिखा है वो +3 के अलावा कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे कि सीरियम जो है वो +4 शो कर रहा है, यूरोपियम जो है वो +2 शो कर रहा है, टर्बियम जो है वो +4 शो कर रहा है, यिटर्बियम जो है वो +2 शो कर रहा है। तो क्वेश्चन ये रेज हुआ क्यों, ऐसा क्यों, क्वेश्चन ये हमारे 4 बन गए। कैसे, क्वेश्चन ये पूछेंगे कि सीरियम +4 क्यों शो करता है, यूरोपियम +2, टर्बियम +4 और यिटर्बियम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, क्यों शो करते हैं, क्योंकि अगर इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए जाएं तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन 6s में से निकले, 2 इलेक्ट्रॉन 4f में से निकले, तो इसका मतलब हमें क्या मिल गई, नोबल गैस, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। 4f कितना हो गया, 0, यानी कि एम्प्टी।
हमें पता है कि एम्प्टी, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, स्टेबल। तो एफ ऑर्बिटल्स के, एफ सबशेल के केस में क्या होगा, 0, 7 एंड 14। 0 एम्प्टी हो गया, 7 हाफ फील्ड हो गया और 14 क्या हो गया, कम्प्लीटली फील्ड हो गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के बाद 4f एम्प्टी हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, इसलिए ये कौन सी शो करेगा, +4 शो करेगा। इन द सेम वे यूरोपियम जो है उसमें से अगर 6s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4f7, और इसीलिए ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +2। इन द सेम वे टर्बियम है, टर्बियम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन 6s में से निकल जाएं और 2 इलेक्ट्रॉन्स 4f में से निकल जाएं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो ये 4f7 यानी हाफ फील्ड होकर स्टेबल हो जाता है, इसलिए ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +4 शो करेगा। इन द सेम वे यटरबियम जो है, अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 6s में से निकल जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4f14 स्टेबल हो गया, इसलिए यटरबियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +2 शो करेगा। आई बात समझ में। अब हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं कि जो मैंने यहाँ ग्रीन से लिखे हुए हैं ये, ठीक है, जैसे सीरियम, जैसे यूरोपियम, टर्बियम, यटरबियम, इन ये चारों या तो क्या काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, या किसका काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो क्वेश्चन ये रेज होता है, ऐसा क्यों ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। तो कैसे करते हैं वो आप समझ लीजिए। देखो भाई, जब हम सीरियम के पास में आते हैं तो इसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके अंदर जाएगी, +3 में जाएगी, और जाएगी तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इन द सेम वे यूरोपियम है तो इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, लेकिन कॉमन क्या है, +3, तो ये भी +2 से किस में जाएगा, +3 में। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इन द सेम वे टर्बियम के केस में ये +4 से कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में आएगा, तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, यानी ये भी किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और यटरबियम के केस में आते हैं तो ये +2 से किस में जाएगा, +3 में जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो 4 क्वेश्चंस तो हमारे ये हो गए रिगार्डिंग रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 4 क्वेश्चंस ये हो गए कि इन चारों में से कभी ये कुछ +2 शो कर रहे हैं, कुछ +4 शो कर रहे हैं। 8 क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन ये बन गया कि ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करते हैं, +3। ये सारे क्वेश्चंस किससे रिलेटेड हो गए, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड हो गए, और बाकी जो है वो किससे रिलेटेड हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हो गए। ठीक है, तो अब मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब मैं आपको समझाऊंगी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन जो है वो इसी के नाम में पता लग रही है हमको। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मीन्स अगर हम लेंथेनॉइड सीरीज़ में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, मतलब कि अगर हम लेंथेनम से लुटीशियम की तरफ जाते हैं या ट्राइवेलेंट लेंथेनम से ट्राइवेलेंट लुटीशियम की तरफ जाते हैं, तो देयर इज़ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन एटॉमिक radii as well as ionic radii. This decrease is called as lengthenoid contraction. क्या समझ में आया कि अगर हम लेंथेनॉइड सीरीज़ में लेंथेनम से लुटीशियम की तरफ यानी लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ होती चली जाती है, लगातार डिक्रीज़ होती चली जाती है। इन द सेम वे अगर हम ट्राइवेलेंट लेंथेनम से अगर हम ट्राइवेलेंट लुटीशियम की तरफ जाते हैं तब भी आयनिक रेडियस भी जो है वो लगातार कम होती चली जाती है। इस कमी को हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अब हमारे दिमाग में यहाँ आ रहे हैं। एक तो हम ट्राइवेलेंट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3 होती है। तो अगर हम आयनिक रेडियस की बात करेंगे तो हम ट्राइवेलेंट लेंथेनम और ट्राइवेलेंट लुटीशियम की बात करेंगे। अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो हम लेंथेनम से लुटीशियम की तरफ जाएंगे। अगर हमें आयनिक रेडियस की बात करनी है तो हम ट्राइवेलेंट लेंथेनम से ट्राइवेलेंट लुटीशियम की तरफ जाएंगे। ठीक, अब एक बात और आपके माइंड में आ रही होगी और वो क्या है कि भाई ये तो इसमें नई बात क्या है
ये तो हम लोग नॉर्मली या जनरली जब हम लेफ़्ट टू राइट किसी भी उसमें चले जाएं, चाहे डी ब्लॉक में चले जाएं, चाहे हम एसपी में चले जाएं, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ तो डिक्रीज़ होता ही है। तो यहाँ पर भी डिक्रीज़ हो रहा है, इसमें कौन सी नई बात हो गई? ठीक है, तो इसमें नई बात क्या है, इसके रीज़न के अंदर है। क्या नई बात है कि जनरली जो है हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता है क्योंकि ईएनसी इंक्रीज़ होता है। ईएनसी का मतलब क्या है? इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए साइज़ में क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। क्योंकि जो नया जब हम एटॉमिक नंबर के को 1 बाय 1 इंक्रीज़ करते हुए जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, लेफ़्ट टू राइट अरेंज करते हैं, तो जो नया इलेक्ट्रॉन है वो उसी शेल में आता है, सेम शेल में आता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होते चले जाते हैं, तो उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। ये हमने 11th में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन जो इसका सेकंड रीज़न है वो एक नया रीज़न है इसके अंदर, और वो क्या है कि साइज़ में कमी का एक और कारण है, और वो कारण क्या है? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ सबशेल्स इलेक्ट्रॉन्स। जो डी और एफ सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है, यानी वीक होता है। क्या बात समझ में आई? स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन था? स्क्रीनिंग इफेक्ट था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इनर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्जन होता है, तो उस इफेक्ट को हम क्या कहते थे? स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते थे। और उस रिपल्जन की वजह से साइज़ क्या होता था? इंक्रीज़ होता था। यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो साइज़ को क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। लेकिन अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक पड़ जाए, कमज़ोर हो जाए, तो साइज़ इंक्रीज़ कम होगा या नहीं होगा? यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट में कमी की वजह से भी साइज़ में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। अब क्वेश्चन ये रेज हुआ कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो पुअर क्यों होता है? मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, उनमें जो भी चेंज आएगा वो इसी वजह से आएगा कि उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ना आकर के एंटी पेनल्टीमेट या पेनल्टीमेट में आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी पेनल्टीमेट में और पेनल्टीमेट में होगा तो इनर इलेक्ट्रॉन्स उसको क्या है? कम रिपेल करेंगे। कम रिपेल करेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक हो जाएगा तो साइज़ में इंक्रीज़ नहीं होगा, नहीं होगा तो भाई साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर टू एवरीबडी? अब हमने दो टॉपिक कर ली, दो हमने इसमें बातें पढ़ ली हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में। एक तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है और एक इसका कॉज क्या होता है, ठीक है। अब हम इसके कर लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेस कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो इसकी 3 कॉन्सिक्वेंसेस है। परिणाम की लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो होने दो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या असर पड़ा, केमिस्ट्री के ऊपर क्या असर पड़ा, किसके ऊपर पड़ा, क्यों पड़ा, ये हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस इसका क्या है? डिफ़िकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। अगर हम लेंथेनम से लुटीशियम की तरफ जाते हैं तो अभी हमने पढ़ा कि साइज़ कॉन्टीन्यूसली क्या हो जाता है? डिक्रीज़ होता है, प्रोग्रेसिव डिक्रीज़ होता है। बट दिस डिक्रीज़ इज़ वेरी स्मॉल, बहुत कम डिक्रीज़ होता है। यानी साइज़ लगभग इन लोगों का कैसा होता है? सेम सा ही होता है। अब अगर साइज़ सेम सा हो जाएगा तो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी भी लगभग कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। और इसीलिए इनको सेपरेट करना क्या होता है? डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप बताओ, फिज़िकली हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस की वजह से ही तो जनरली हम सेपरेशन करते हैं भी। कोई चीज़ जो है वो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसी का कम है, ठीक है। किसी का साइज़ बड़ा है, किसी का छोटा है, तो उसको फ़िल्टर के द्वारा, मतलब जितने भी हमारे जो मेथड्स होते हैं, फिज़िकल मेथड्स हैं, किसी को भी सेपरेट करने के लिए, वो जनरली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? साइज़ के ऊपर। और यहाँ साइज़ लगभग कैसा होता है? सेम होता है। इसलिए इनको सेपरेट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। अगर हमें ज़मीन में से इनको निकालना है और फिर सेपरेट करना है तो ये सब साथ साथ मिलते हैं, इनको अलग करना मुश्किल हो जाता है। केवल एक मेथड है जिससे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं और वो है आयन एक्सचेंज मेथड, जिसके बारे में हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के अंदर हमने पढ़े थे। इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर्स भी होते हैं और ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर्स भी होते हैं। तो इसी तरह के आयन एक्सचेंज मेथड के द्वारा हम लेंथेनॉइड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड कॉन्सिक्वेंस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा इसको ध्यान से समझना आप। जो सेकंड कॉन्सिक्वेंस आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, सिमिलैरिटी इन साइज ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। क्या मतलब हुआ इसका
कि जब हम साइज ऑफ बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ये देखो ये मैंने ग्रुप लिखे हैं, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ग्रुप है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हमारे आ गए स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम। फिर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज यानी 4D सीरीज में हमारा हीट्रियम आ गया, और हीट्रियम के बाद में हमारा जर्कोनियम, और जर्कोनियम के बाद क्या आ गया, नायोबियम आ गया। जब हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं यानी 5D सीरीज में जाते हैं तो वह लैंथेनम आया, उसके बाद में 14 के आगे लैंथेनॉइड्स आ गए, उसके बाद क्या आया, हैफनियम, उसके बाद क्या आया, टेंटेलम आया। ठीक, तो यहाँ पर ये कहना क्या चाहते हैं कि सिमिलैरिटी इन साइज ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो बोलो हम कहाँ आ जाते हैं, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं। सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम 4D और 5D सीरीज की बात कर रहे हैं, और एक ही ग्रुप के मेंबर्स, यानी कि हम बात किसकी कर लें, जिरकोनियम और हैफनियम की बात कर लें। ठीक है, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से रिलेटेड है, ये किससे हो गया, थर्ड से, और दोनों एक ही ग्रुप में है। इन द सेम वे अगर मैं नायोबियम और टेंटेलम की बात कर लूँ तो दोनों कौन से ग्रुप में आते हैं, फिफ्थ ग्रुप में आते हैं। ठीक है, और एक सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से रिलेटेड है और एक थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से रिलेटेड है। तो इन दोनों का साइज़ कैसा हो जाता है, लगभग सेम हो जाता है। जबकि हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता है, यानी अगर हम 3D से 4D, 4D से 5D में जाएँ तो साइज़ क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए। ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कि अगर हम 3D से 4D तक जाते हैं तब तो साइज़ इंक्रीज़ होता है, लेकिन जब हम 4D से 5D में जाते हैं तो साइज़ जो है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो वही बात अब यहाँ पर आ गई है। साइज़ देखिए, जिरकोनियम का 160 पिकोमीटर है और हैफनियम का 159 है, तो ये तो बल्कि थोड़ा सा कम ही हुआ ज़्यादा होने की बजाय, लगभग सेम है। नायोबियम और टेंटेलम दोनों का ही साइज़ कितना है, 146 पिकोमीटर है, यानी कि जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं एक ही ग्रुप के हैं तो उनका साइज़ लगभग कैसा है, सेम है। जबकि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज़ क्या होना चाहिए था, इंक्रीज़। ये किसकी वजह से हुआ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज़ जितना इंक्रीज़ होना था, लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज़ उतना ही क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो उनका साइज़ लगभग कैसा हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो ये बात इतनी बड़ी नहीं लग रही, बट जब इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक ही आंसर के 4 क्वेश्चन बनते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन के 4 आंसर देते हैं, लेकिन यहाँ हम जो है 4 जो हमारे क्वेश्चन है उसका एक ही आंसर देंगे। क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है, जो ये लिखा हुआ है ऊपर कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के वो एलिमेंट्स जो होते हैं उनका साइज़ लगभग सेम होता है, या यूँ कह लो कि 4D और 5D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज़ सेम होता है, या यूँ कह लो कि जिरकोनियम और हैफनियम का साइज़ सेम होता है, या यूँ कह लो कि नायोबियम और टेंटेलम का साइज़ लगभग सेम होता है। तो इन चारों का आंसर क्या है, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आई बात समझ में। अब हम चलते हैं थर्ड के ऊपर, थर्ड टॉपिक पे, दैट इज इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लेंथेनॉइड्स। क्या समझ में आया कि लेंथेनॉइड्स के अगर हम हाइड्रोक्साइड्स ले लें तो हाइड्रोक्साइड ले ले तो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ पर भी इसका असर पड़ता है। अब देखो, जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं अगर उनको वाटर में डालेंगे तो कौन सा आयन देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन जो भी देता है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं किसकी, लेंथेनॉइड्स की बात कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लेंथेनम हाइड्रोक्साइड से, मैं यहाँ आपको ऐसे करके बता देती हूँ इसको, कि जब हम लेंथेनम हाइड्रोक्साइड से किसकी तरफ जाते हैं, लुटीशियम हाइड्रोक्साइड की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब देखो आप सोचो यहाँ 3 क्यों आया, क्योंकि लेंथेनम की वैलेंसी कितनी होती है 3 और लुटेशियम की वैलेंसी 3, क्योंकि सभी लेंथेनॉइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 3 होती है। तो जब हम लेंथेनम हाइड्रोक्साइड से लुटेशियम हाइड्रोक्साइड की तरफ जाते हैं तो ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अब अगर साइज़ डिक्रीज़ होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा, यानी ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा तो OH नेगेटिव का रिलीज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो आयन है।
ठीक है, आयनिक करेक्टर कम हो रहा है, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहा है। तो अगर OH नेगेटिव का रिलीज कम होगा तो भाई बेसिक करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ग्रेटर द रिलीज ऑफ OH नेगेटिव आयन ग्रेटर विल बी बेसिक करेक्टर। ठीक, अब अगर हमसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि लैंथेनम हाइड्रोक्साइड और लुटीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों में से कौन ज़्यादा बेसिक है, तो भाई लैंथेनम हाइड्रोक्साइड है। क्यों है, क्योंकि जब हम लैंथेनम हाइड्रोक्साइड से लुटीशियम हाइड्रोक्साइड की तरफ जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा, आयनिक करेक्टर कम होगा, OH नेगेटिव का रिलीज कम होगा, तो बेसिक करेक्टर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर क्या है कि आपसे सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, या आपसे पूछ लिया व्हाट इज़ द कॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, या आपसे पूछ लिया व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, या आपसे तीनों ही एक साथ क्वेश्चन पूछ लिए, 1+1+1 करके क्वेश्चन बन गया। या फिर वो क्या करते हैं कि ऐसे पूछ लेते हैं कि अगर हमें लैंथेनॉइड्स को एक दूसरे को सेपरेट करना है तो हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, तो भाई आयन एक्सचेंज करेंगे। या उन्होंने यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछ लिए कि सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का साइज़ सेम क्यों होता है, 4D एंड 5D सीरीज़ का साइज़ सेम क्यों होता है, जिरकोनियम हैफनियम का साइज़ सेम क्यों होता है, नायोबियम टेंटेलम का साइज़ सेम क्यों होता है। रीज़न क्या आ गया, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया। या लैंथेनम हाइड्रोक्साइड और लुटीशियम हाइड्रोक्साइड में से कौन ज़्यादा बेसिक होगा, क्यों होगा। तो इस तरह के रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी बन सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर से आपका बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। आई थिंक आपको ये चैप्टर और ये वाला टॉपिक सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है इसमें, और सिंपल भी है। अगर हमें 1-2 कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं तो हम इसको ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टे होम, स्टे सेफ and do study.